नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है खाली हाथ। कावेरी जी अपने पति की हालत देखकर बहुत दुखी थी, क्योंकि उनके पति रामकिशन जी को अस्थमा का दौरा पड़ा था। उनकी छाती से ऐसी खरखराहट की आवाज आ रही थी, मानो कोई पुरानी मशीन बंद होने से पहले आखिरी बार शोर मचा रही हो। वो बिस्तर की चादर को मुट्ठियों में थामे हुए थे और हवा के एक एक घूंट के लिए मछली की तरह तड़प रहे थे। ये सब देखकर उनके बगल में बैठी उनकी पत्नी कावेरी जी के हाथ पैर फूल गए। 65 साल की उम्र में उनका शरीर वैसे ही कमजोर हो गया था और अब पति की ये हालत देखकर उनकी रूह कांप गई। कावेरी जी ने घबराहट में टेबल पर रखा इनहेलर उठाया। उन्होंने जल्दी से उसे रामकिशन जी के मुंह में लगाया और पंप दबाया। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन इनहेलर से दवा की फुहार नहीं निकली, सिर्फ खाली हवा की आवाज आई। हे भगवान, ये भी अभी खत्म होना था, कावेरी जी ने जोर से कहा। तो रामकिशन जी ने अपनी पथराई आंखों से कावेरी जी की ओर देखा, जैसे कह रहे हो कि अब रहने दो कावेरी, शायद अब जाने का वक्त आ गया है। लेकिन कावेरी जी हार कैसे मान लेती। उन्होंने अपने पति के हाथ को थामा और रूंधे गले से बोली, आप हिम्मत मत हारना जी, मैं अभी दवा का इंतजाम करती हूँ। कहते हुए कावेरी जी जल्दी से कमरे से बाहर आई और बेटे बहू के कमरे के पास जाकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। बहू, ओ बहू, दरवाजा खोलो, बेटी जल्दी खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कावेरी जी का दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने फिर से पूरी ताकत से दरवाजा पीटा। शिवानी बेटी, बाहर आओ, तेरे बाबूजी की सांस उखड़ रही है। तभी झटके से दरवाजा खुला। सामने उनकी बहू शिवानी खड़ी थी। उसने कावेरी जी को ऐसे घूर कर देखा जैसे कोई भिखारी उसके दरवाजे पर आ गया हो। क्या है माँ जी? उसने गुस्से से अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। रात के 12 बज रहे हैं। इंसान को दिन भर काम करने के बाद भी आप लोग चैन से नहीं सोने देते। क्या नाटक शुरू हो गया अब? तो कावेरी जी गिड़गिड़ाते हुए बोली, बहू, नाटक नहीं है। तेरे बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है। उनका इनहेलर खाली हो गया है। वो मर जाएंगे। बहू, तू एम्बुलेंस बुला दे या किसी डॉक्टर को फोन कर दे। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए कावेरी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। लेकिन शिवानी ने एक पल के लिए भी कावेरी जी की लाचारी को नहीं समझा। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और एक गहरी उबासी लेते हुए बोली, माँ जी, आपको पता है ना, रात में डॉक्टर को घर बुलाने की फीस कितनी है? पूरे 5,000 रुपए लेते हैं। वो सिर्फ नब्ज देखने के, और सुमित अभी आया नहीं है। मेरे पास घर के लिए बचे पैसों के अलावा कोई फीस नहीं है। ये सुनकर कावेरी जी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में खंजर उतार दिया हो। जिस पिता ने अपनी पूरी पेंशन इस घर की ईंटों में लगा दी, उनकी बहू उनकी जान का सौदा कर रही थी। कावेरी जी रोते हुए बोली, बेटी, पैसे मैं बाद में दे दूंगी। हमारी पेंशन आते ही काट लेना, पर अभी फोन कर दो, वो तड़प रहे हैं। तो शिवानी ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, उफ माँ जी, आप भी ना इमोशनल ब्लैकमेल बहुत अच्छा कर लेती हैं। जाइए, उन्हें गर्म पानी पिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। ये रोज का ड्रामा है उनका। मुझे सोने दीजिए, कल मुझे किटी पार्टी में जाना है। इससे पहले कि कावेरी जी कुछ और कह पाती, शिवानी ने उसके मुंह पर ही जोर से दरवाजा बंद कर दिया। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। उस बंद दरवाजे ने कावेरी जी को बिना बोले ही बता दिया था कि अब इस घर में उनकी और उनके पति की कोई कीमत नहीं बची है। वो अपमान और दुख के बोझ तले दबी हुई वापस अपने कमरे की ओर मुड़ी। कमरे में रामकिशन जी अब भी वैसे ही तड़प रहे थे। कावेरी जी ने धीरे से कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी आपको। लेकिन उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या करेंगी। तभी बिजली कड़की और कमरे में एक पल के लिए रोशनी हुई। कावेरी जी की नजर अपनी कलाई पर पड़ी।
वहां सोने के 2 कंगन चमक रहे थे। कावेरी जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में अब बेबसी की जगह एक कठोर फैसला था। उन्होंने अपनी कलाई से कंगन उतारे। आज एक पत्नी अपने सुहाग को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती निशानी बेचने जा रही थी। 30 सालों तक ये कंगन उनकी कलाई का हिस्सा रहे थे, जैसे शरीर का कोई अंग हो। उन्हें उतारते ही ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपनी आत्मा का एक टुकड़ा निकालकर अलग रख दिया हो। उन्होंने एक आखिरी बार तड़पते हुए अपने पति की ओर देखा और रूंधे गले से बुदबुदाई कि हिम्मत मत हारना, मैं अभी आई, यमराज से लड़कर भी आपकी सांसें वापस ले आऊंगी। कहते हुए उन्होंने घर का भारी मुख्य दरवाजा खोला। बाहर बारिश की बूंदें बरस रही थी। कावेरी जी ने अपना पल्लू सर पर रखा और उस अंधेरे में बाहर कदम रखा। बाहर की सड़कें जो दिन में शान से चमकती थी, आज पानी में डूबी हुई थी। कावेरी जी के घुटनों में दर्द था, लेकिन आज उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उन्हें सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, उनके पति की उखड़ती हुई सांसें। गली के आवारा कुत्ते उन पर भौंक रहे थे, लेकिन कावेरी जी को आज डर नहीं लग रहा था, क्योंकि डर तो पीछे उस कमरे में ही छूट गया था, जहां उनका सुहाग मौत से लड़ रहा था। भीगते हुए कावेरी जी कॉलोनी के नुक्कड़ पर स्थित मेडिकल स्टोर के पास पहुंची तो दुकान बंद थी। ये देखकर कावेरी जी का दिल डूब गया। उन्होंने पागलों की तरह लोहे के शटर को पीटना शुरू कर दिया। गुप्ता जी, दुकान खोलिए, भगवान के लिए दुकान खोलिए। उनकी आवाज बादलों की गड़गड़ाहट में दब रही थी। काफी देर बाद शटर के नीचे से थोड़ी रोशनी आई और शटर आधा उठा। अंदर से गुप्ता जी ने नींद भरी आंखों से बाहर झांका। सामने भीगी हुई बदहवास सी कावेरी जी को देखकर वो हक्का बक्का रह गया। अरे चाची जी, आप इतनी रात को क्या हुआ? कावेरी जी ने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन शब्द हलक में ही अटक कर रह गए। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, तुम्हारे अंकल जी, उन्हें सांस नहीं आ रही है, वो मर जाएंगे बेटा। मुझे वो बड़ा वाला इनहेलर और ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, अभी के अभी। गुप्ता जी थोड़ा हिचकिचाए। चाची जी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर तो बहुत महंगा है और पुराना वाला हिसाब भी अभी बाकी है। मालिक ने उधार देने से मना किया है। ये सुनते ही कावेरी जी की रही सही हिम्मत भी टूटने लगी। उन्हें समझ आ गया था कि समाज का ये असली चेहरा है, कि सम्मान सिर्फ तब तक है जब तक जेब में पैसा है। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। गीली हथेली पर सोने के वे 2 कंगन चमक रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से वो कंगन काउंटर पर रख दिए। ये लो बेटा। कावेरी जी की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, कांच के टूटने जैसी। ये 22 कैरेट के हैं। तुम्हारे सिलेंडर की कीमत से बहुत ज्यादा है। इन्हें गिरवी रख लो, बेच दो या जो करना है वो करो। बस मुझे मेरे पति की सांसें दे दो। गुप्ता जी उन कंगन को और फिर उस बूढ़ी माँ की आंखों में देखते रह गए। शर्म से उनकी भी नजरें झुक गई। उन्होंने चुपचाप कंगन गले में रखे और दवाइयां व छोटा पोर्टेबल ऑक्सीजन किट निकालकर कावेरी जी के हाथ में थमा दिया। कावेरी जी ने एक पल भी नहीं गवाया। वो सामान सीने से चिपकाए उस तूफान में वापस अपने घर की तरफ दौड़ी। जब वो कमरे में पहुंची तो रामकिशन जी का शरीर शांत पड़ चुका था। कावेरी जी के मुंह से एक चीख निकलने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि रामकिशन जी की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो जिंदा थे। कावेरी जी ने झटपट ऑक्सीजन मास्क उनके मुंह पर लगाया और पंप चालू किया। दवा का असर होने में कुछ मिनट लगे, जो कावेरी जी के लिए सदियों जैसे लग रहे थे। धीरे धीरे रामकिशन जी की सांसें स्थिर होने लगी। उनके चेहरे पर नीलापन कम होने लगा। तब जाकर कावेरी जी की सांस में सांस आई। सुबह की पहली किरण। खिड़की से अंदर आए तूफान अब थम चुका था, लेकिन
घर के अंदर का सन्नाटा अभी भी गहरा रहा था। रामकिशन जी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी नजर सबसे पहले नीचे जमीन पर बैठी अपनी पत्नी पर गई। कावेरी जी की आंखें सूजी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर रामकिशन जी घबरा गए। अरे भाग्यवान, तुम पूरी रात नहीं सोई, कहते हुए उनकी नजर कावेरी जी के हाथों पर गई। और ये क्या, तुम्हारे कंगन कहाँ गए? ये सुनकर कावेरी जी ने अपनी सूनी कलाई को अपने पल्लू से ढक लिया तो रामकिशन जी सब समझ गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, कावेरी, मेरी चंद सांसों के लिए तुमने अपने कंगन बेच दिए। ये जीवन इतना भी कीमती नहीं था। पगली तो कावेरी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। क्या बात करते हो जी, कंगन बिक गए तो क्या फर्क पड़ता है? मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गहना तो आप ही हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं इन सोने के टुकड़ों का क्या करती? तभी बाहर से बहू की जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर अचानक रामकिशन जी ने अपने आंसू पोंछे। उनकी आंखों में अब बीमारी की थकान नहीं थी, बल्कि कठोर निर्णय की चमक थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, कावेरी, अब और नहीं, बहुत हो गया। अपना सामान बांध लो। जिस घर में हमारी कोई इज्जत नहीं, उस घर में हम एक पल भी नहीं रहेंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी? कावेरी जी ने भारी आवाज में कहा तो रामकिशन जी सख्त आवाज में बोले, जहां भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो अच्छी जिंदगी जिएंगे। तो कावेरी जी कांपते हाथों के साथ अपना सूटकेस तैयार करने लगी। कुछ देर बाद सीढ़ियों से उतरते हुए सुमित की आवाज आई, माँ, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? 8 बज गए हैं और ये घर में इतनी शांति क्यों है? कहते हुए सुमित की नजर ड्राइंग रूम में रखे सूटकेस और कुर्सी पर बैठे अपने पिता पर गई तो वो वहीं ठिठक गया। उसे रात की घटना का रत्ती भर भी इल्म नहीं था, या वो शायद जानना ही नहीं चाहता था। ये क्या हो रहा है? कहीं जा रहे हो क्या? उसने लापरवाही से पूछा, जैसे कोई किसी मेहमान से पूछता हो। रामकिशन जी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और बेटे को देखा। हाँ बेटा, उनकी आवाज में ना गुस्सा था ना शिकायत, बस एक गहरा सुनापन था। हम जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। तभी रसोई से चाय का कप हाथ में लिए शिवानी बाहर आई। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आने से रुक ना सकी, लेकिन उसने बनावटी हैरानी दिखाते हुए कहा, अरे, ये क्या नया ड्रामा है बाबूजी? कहाँ जाएंगे इस उम्र में आप लोग? और लोगों को क्या कहेंगे कि बेटे बहू ने घर से निकाल दिया? हमें समाज में मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे या नहीं? उसने अपनी चिंता नहीं, बल्कि अपनी इज्जत की चिंता जताई। तभी कावेरी जी, जो अब तक चुप थी, अचानक फट पड़ी। उनका सब्र का बांध टूट गया। वो आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, समाज, इज्जत, कल रात जब तुम्हारे पिताजी सांस लेने के लिए तड़प रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी ये इज्जत? जब मैंने तेरी बीवी का दरवाजा खटखटाया और उसने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, तब कहाँ था वो समाज? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सुमित की नजरें झुक गई, लेकिन अफसोस से नहीं, बल्कि पकड़े जाने की शर्मिंदगी से। तभी शिवानी ने बात संभालने की कोशिश की, तो इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है माँ जी? बाबूजी की तो हर रोज ही सांसें उखड़ जाती हैं, तो क्या अब हमें ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी? तभी रामकिशन जी अपनी छड़ी के सहारे मुश्किल से खड़े हुए। उनका शरीर कमजोर था, लेकिन उनका आत्मसम्मान आज भी ऊंचा था। उन्होंने कहा, बेटा, जिस घर में बुजुर्गों के आंसू बहते रहे, वो घर नहीं खंडहर हो जाता है। हमने सोचा था कि ये मकान हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन हम भूल गए थे कि ईंट पत्थर कभी सहारा नहीं बनते। सहारा तो औलाद बनती है, और हमारी औलाद तो। इतना कहकर उनका गला रूंध गया। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। तभी कावेरी जी ने सूटकेस उठाया। वो भारी था, लेकिन उस बोझ से हल्का था जो उनके दिल पर रखा गया था।
दोनों बुजुर्ग दंपति मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। हर एक कदम के साथ एक याद पीछे छूटती जा रही थी। वो कोना जहां सुमित ने पहली बार चलना सीखा था, वो दीवारें जिन पर रामकिशन जी ने खुद पुताई की थी ताकि पैसे बच सके, आज वो दीवारें चीख चीख कर उन्हें रोक रही थी। लेकिन वहां रहने वाले इंसान खामोश थे। दरवाजे की चौखट पर पहुंचकर कावेरी जी एक पल के लिए रुकी, क्योंकि एक औरत के लिए अपना घर छोड़ना अपनी अर्थी उठने जैसा होता है। उन्होंने मुड़कर एक आखिरी बार अपने घर को देखा, अपने मंदिर को, अपनी रसोई को। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। चलो कावेरी, रामकिशन जी ने उनका हाथ थाम लिया। अब पीछे मत देखो, जो पीछे छूट गया वो अब हमारा नहीं रहा। कहते हुए वो बाहर निकल गए। पीछे सुमित और शिवानी बरामदे में खड़े थे। सुमित ने एक बार भी अपने माता पिता को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उल्टा शिवानी से बोला, जाने दो शिवानी, 2-4 दिन में अक्ल ठिकाने आ जाएगी तो खुद ही वापस आ जाएंगे। बुढ़ापे में कहाँ कहाँ भटकेंगे। शिवानी ने राहत की सांस ली। चलो, बला टली, अब कम से कम रात को चैन की नींद तो सो पाएंगे। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि जो माता पिता आज खाली हाथ, सूनी कलाई और टूटे दिल के साथ घर से निकले हैं, वो वापस आने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा सबक सिखाने के लिए गए हैं जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे। रामकिशन जी और कावेरी जी का ठिकाना अब शहर के बाहरी इलाके में बनी एक पुरानी धर्मशाला था। कमरा छोटा था, दीवारों से चूना झड़ रहा था। कावेरी जी ने कोने में अपना पुराना सूटकेस रखा और वही जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपना पसीना पोंछा और कांपती आवाज में बोली, अजी, अब आगे क्या होगा? क्या हम यहीं रहेंगे? तो रामकिशन जी ने मुड़कर अपनी पत्नी को देखा। उनकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता थी। वो धीरे से बोले, कावेरी, ये धर्मशाला उस घर से तो लाख गुना बेहतर है। वहां हमारा दम घुटता था, यहाँ कम से कम हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। रही बात आगे की, तो बस तुम देखती ही जाओ। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। उधर शिवानी और सुमित के चेहरे पर एक अजीब सी आजादी की चमक थी। अगले दिन सुमित और शिवानी डाइनिंग टेबल पर बैठे पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी कर रहे थे। तभी शिवानी हंसते हुए बोली, सुनिए जी, मैं तो सोच रही हूँ कि माँ जी और बाबूजी वाले कमरे की दीवार तुड़वा देते हैं, उसे होम थिएटर बना देंगे। वैसे भी उस कमरे में पुरानी दवाइयों की बदबू आती रहती थी। हाँ यार, तुम सही बोल रही हो। वैसे भी सच में सुकून मिल गया रोज रोज की चिक चिक से। वरना कभी दवा ला दो तो कभी डॉक्टर बुला दो, कान पक गए थे मेरे। अब हम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएंगे। सुमित को लग रहा था कि वे जीत गए हैं। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बोझ उतार फेंका है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी हंसी थी। तभी टिंग टोन दरवाजे की घंटी बजी। हंसी का शोर थमा। इस समय कौन आया होगा? शायद कोई डिलीवरी वाला होगा। कहते हुए सुमित दरवाजा खोलने गया। सामने पुलिस की वर्दी में 2 हवलदार और एक काले कोट में वकील खड़ा था। वकील के हाथ में एक मोटी फाइल थी। सुमित का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। जी, आप कौन? वकील ने अपने चश्मे को ठीक किया और एक सरकारी लिफाफा सुमित की तरफ बढ़ाया। क्या आप श्री रामकिशन शर्मा के पुत्र हैं? जी हाँ, सुमित ने घबराते हुए जवाब दिया। पीछे से शिवानी भी दरवाजे पर आ गई। पुलिस को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी वकील ने गंभीर आवाज में कहा, मैं एडवोकेट शास्त्री हूँ। ये बेदखली का नोटिस है। आपको ये घर खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया जाता है। ये सुनकर सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। क्या क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? घर खाली करेंगे? ये मेरा घर है। बाबूजी ने ये घर
मेरे नाम किया था गिफ्ट डीड। जी हाँ, गिफ्ट डीड है मेरे पास। वकील ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ फाइल खोली। मिस्टर सुमित, गिफ्ट डीड थी, अब नहीं है। रामकिशन जी ने अपनी गिफ्ट डीड रद्द करवा दी है। शिवानी चीख पड़ी, झूठ है ये, दी हुई चीज वापस नहीं ली जा सकती। तभी वकील ने कड़क आवाज में कहा, कानून पढ़िए मैडम। अगर संपत्ति उपहार में देते समय ये शर्त हो कि बच्चे माता पिता की देखभाल करेंगे और बच्चे ऐसा करने में विफल हो रहे हैं, तो वो उपहार धोखाधड़ी माना जाता है और संपत्ति वापस ली जा सकती है। और रामकिशन जी ने साबित कर दिया है कि आपने उन्हें दवा और भोजन तक के लिए तरसाया है। तभी सुमित बीच में ही कूद पड़ा, लेकिन हम कोर्ट जाएंगे, हम इस नोटिस को नहीं मानते। तभी वकील ने एक और कागज उनकी तरफ बढ़ाया। जरूर जाइए कोर्ट, लेकिन फिलहाल ये घर रामकिशन जी चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है। उन्होंने आज दोपहर ही अपनी सारी जायदाद, ये घर और अपनी जमा पूंजी एक ट्रस्ट को दान कर दी है, जो अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। अब आप लोग एक अनाथालय की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हैं। ये सुनकर सुमित के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। कांच के टुकड़े ऐसे बिखर गए जैसे उसका घमंड बिखर गया हो। तभी पुलिस वाले ने डंडा जमीन पर पटकते हुए कहा, साहब का ऑर्डर है, कल सुबह 10 बजे तक घर खाली हो जाना चाहिए, वरना सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। साइन करो यहाँ। अब सुमित और शिवानी दोनों पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जिस होम थिएटर के सपने वो देख रहे थे, वहां की छत भी अब उनके सर से छीन चुकी थी। उधर धर्मशाला के उस छोटे से कमरे में रामकिशन जी ने कावेरी जी से कहा, सो जाओ कावेरी, आज बहुत सुकून की नींद आएगी। आज मैंने उन्हें वो पाठ पढ़ाया है जो किसी स्कूल की किताब में भी नहीं लिखा होता। कावेरी जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, बल्कि न्याय के आंसू थे। अगले दिन ठीक सुबह 10 बजे पुलिस ने घर को सील कर दिया। जिस घर पर बेटे बहू कल तक राज कर रहे थे, आज उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला जा रहा था। पड़ोसी जो कल तक उनकी शानो शौकत देखकर जलते थे, आज खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सुमित और शिवानी हाथ में कुछ बैग और चेहरे पर जिल्लत की काले पोते दोनों सड़क पर आ गए थे। उनके पास अब ना घर था, ना इज्जत, और ना ही वो माता पिता जो कभी उनकी ढाल बनकर खड़े थे। आज डर और लालच ने उन्हें उस धर्मशाला तक पहुंचा दिया जहां रामकिशन जी और कावेरी जी ठहरे हुए थे। धर्मशाला के आंगन में बैठे माता पिता को देखकर सुमित और शिवानी दौड़ते हुए आए और उनके पैरों में जा गिरे। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुमित फूट फूट कर रोने लगा, हमें सड़क पर मत आने दीजिए, लोग थूक रहे हैं हम पर। शिवानी भी कावेरी जी के पैरों में बैठकर बोली, माँ जी, आप तो माँ है ना, आप कैसे देख सकती हैं कि आपके बच्चे सड़क पर आ जाए, बेघर हो जाए। बाबूजी को समझाइए ना कि वो नोटिस वापस ले ले। मैं आपके पैर दबाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तभी कावेरी जी कुछ कहती, उससे पहले ही रामकिशन जी ने सख्त आवाज में कहा, यहाँ तमाशा मत करो, खड़े हो जाओ दोनों। आज तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, बल्कि तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें उस छत की जरूरत है जो मैंने तुमसे छीन ली है। नहीं बाबूजी, हम सुधर गए हैं, सुमित गिड़गिड़ाया, लेकिन रामकिशन जी ने उसे हाथ उठाकर चुप करा दिया। चुप रहो तुम दोनों। जब एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपने बच्चों के नाम करता है,
तो वो सिर्फ वसीयत नहीं करता, अपना बुढ़ापा गिरवी रखता है। मैंने तुम्हें मकान दिया, तुमने उसे ईंट पत्थर समझा। मैंने तुम्हें अपनी सांसें सौंप दी, पर तुमने उसका सौदा कर दिया। कहते हुए रामकिशन जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आवाज नहीं डगमगाई। तुम कहते हो माफ कर दो, ठीक है, एक पिता के तौर पर मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन उस इंसान को मैं कैसे माफ कर दूं जिसने मेरी पत्नी तुम्हारी माँ के कंगन बिकवा दिए, जिसने उसे रात भर बारिश में भीगने पर मजबूर कर दिया। वो कंगन सिर्फ सोना नहीं थे, मेरा स्वाभिमान थे, और तुमने उस स्वाभिमान को ही कुचल दिया। कहते हुए रामकिशन जी ने अंतिम फैसला सुनाया। वो मकान अब अनाथालय बनेगा, उन बच्चों के लिए। उनके पास माँ बाप नहीं है, और तुम लोगों के पास माँ बाप होकर भी तुम अनाथ हो गए हो। जाओ अब यहाँ से, अपनी मेहनत से अपना घर बनाओ। शायद तब तुम्हें पता चलेगा कि एक एक ईंट जोड़ने में कितना खून पसीना लगता है। अब दोनों बेटे बहू समझ गए कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो रोते हुए खाली हाथ और भारी कदमों के साथ वापस लौट गए। तो दोस्तों, रामकिशन जी ने अपने बेटे बहू के साथ सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल केटी वॉइस स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।